नमस्कार। आज हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की तह तक जाएंगे जो आती है एक पुराने सिविल हॉस्पिटल के मोर्ग यानी शवगृह से। ये सिर्फ कोई आम डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक बेहद गहरा दर्द और कुछ अनसुलझे सवाल छिपे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर वहां चल क्या रहा था। शुरुआत होती है एक ऐसे सवाल से जो किसी का भी ध्यान खींच ले। सिविल हॉस्पिटल के इस मॉर्ग की चौथी खिड़की आखिर हमेशा के लिए लॉक्ड क्यों है? ये इमारत आज़ादी के पहले की बनी हुई है और यहाँ एक अजीब सा सख्त नियम चला आ रहा है जिसका कोई लॉजिक समझ नहीं आता। और यही एक अकेला सवाल हमारी आज की इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है, जो धीरे धीरे एक भयंकर सच की तरफ इशारा करता है। इस नियम का असली खौफ तब महसूस होता है जब वहां के एक बेहद पुराने स्टाफ मेंबर रघु की एक चेतावनी सुनने को मिलती है। नए आने वाले डॉक्टर्स को वो साफ शब्दों में कहता है, बाकी 3 खिड़कियां खोलने की पूरी आज़ादी है, पर उस चौथी खिड़की को गलती से भी मत छूना। यहां जो आता है वो हंसता है और फिर एक दिन चुपचाप चला जाता है। ये बात शुरुआत से ही एक डर से भरा माहौल बना देती है। सुनकर ही लगता है ना कि ये नियम सिर्फ किसी अंधविश्वास से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब यहां 2 बिल्कुल अलग सोच का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ हैं डॉक्टर प्राची, जो 32 साल की एक बेहद कॉन्फिडेंट फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट हैं और उनका पूरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ साइंस पर है। वहीं दूसरी तरफ है रघु, जो पिछले 30 सालों से इस मॉर्ग में काम कर रहे हैं, काफी अंधविश्वासी हैं और इन पुराने नियमों का सख्ती से पालन करवाते हैं। मेडिकल साइंस और सालों पुराने डर के बीच का यह अंतर सच में दिलचस्प है और दरअसल यहीं से हमारी कहानी का मुख्य संघर्ष शुरू होता है। चलिए एक नज़र इस जगह के इतिहास पर डालते हैं। ये नैरेटिव एकदम से नहीं बना, इसका एक लंबा इतिहास है। आज़ादी से पहले इस हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। उसके बाद 8 साल पहले यहाँ निधि नाम की एक विक्टिम का अनसॉल्व्ड मर्डर केस लाया गया। फिर 6 साल पहले डॉक्टर जोशी की एक बेहद रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। और अब आज के दिन डॉक्टर प्राची यहाँ आती हैं। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और जिसने भी उस खिड़की के नियम को तोड़ा, उसका क्या हश्र हुआ, वो काफी डरावना है। डॉक्टर जोशी ने सिर्फ सिगरेट पीने के लिए वो खिड़की खोली थी और 2 हफ्ते बाद उनकी लाश मिली, जिसके चेहरे पर डर का एक भयंकर रूप जमा हुआ था। वहीं एक वार्ड बॉय अजय ने सिर्फ सफाई करते वक्त खिड़की की जाली को छुआ था और रात 2:45 पर एक डेडली शॉक से उसकी जान चली गई। ये साफ बताता है कि उस जगह के आसपास आना ही खुद मौत को दावत देना है। इस कहानी के अगले हिस्से को समझने के लिए एक विशेष रात का जिक्र करना जरूरी है, और वो है अमावस्या यानी न्यू मून की रात। भारतीय कथाओं में हमेशा से अमावस्या को सुपरनैचुरल और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का सबसे चरम समय माना गया है। इस रात का जिक्र आते ही समझ आ जाता है कि आगे क्या आफत आने वाली है। ये वो रात होती है जब कहा जाता है कि 2 दुनिया के बीच की दीवारें सबसे कमजोर पड़ जाती हैं। अब देखिए, यहाँ सबसे अहम बात क्या होती है। इस भयानक सिलसिले की शुरुआत किसी की बुरी नीयत से नहीं होती, बल्कि साइंस में विश्वास रखने वाली डॉक्टर की एक छोटी सी प्रैक्टिकल गलती से होती है। डॉक्टर प्राची मॉर्ग में जगह की कमी होने की वजह से एक नए शव की टेबल को ठीक उस चौथी खिड़की के सामने रख देती हैं। और दिन कौन सा था? अमावस्या की रात। ये अनजाने में उठाया गया एक कदम उस रात की शुरुआत करता है जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। और बस यहीं से माहौल पूरी तरह बदल जाता है। रात के ठीक 2 बजे हैं। अचानक कमरे की लाइटें तेजी से टिमटिमाने लगती हैं। एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है और सबसे खौफनाक बात, खिड़की की लोहे की सलाखों पर उंगलियों के जोर से रगड़ने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। ये डिटेल्स लिटरली सुनने वाले को उसी पैनिक और उस एक्टिव हॉन्टिंग के बीच लाकर खड़ा कर देती हैं जहां मेडिकल साइंस के हर नियम पूरी तरह फेल हो जाते हैं। और इस बढ़ते हुए डर को कंफर्म करने के लिए वहां एक और चश्मदीद थी, सीनियर नर्स कविता, जो वहां मौजूद थी। डर के मारे पूछती हैं, क्या वहां कोई है? उन्होंने ठीक उस खिड़की के बाहर एक लाल साड़ी में लिपटी हुई आकृति को देखा था। जब कोई और इस बात को देखता है तो ये क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ किसी का वहम नहीं था। वहां सच में कुछ अजीब और खतरनाक घटित हो रहा था। डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक ठोस सच बन चुका था। अब जब ऐसी सुपरनैचुरल घटनाएं सामने आने लगें तो कोई भी प्रैक्टिकली सोचने वाला इंसान परेशान होगा ही। डॉक्टर प्राची अपना सारा स्केप्टिसिज्म साइड में रखती हैं और सच जानने निकल पड़ती हैं। आखिर इस एंटिटी की शुरुआत कहां से हुई?
वो सीधे हॉस्पिटल के डीन घोष के पास जाती हैं और साफ मांग करती हैं कि इस चौथी खिड़की के पीछे छिपे हुए सच को पूरी तरह से सामने लाया जाए। यहीं से ये पूरी कहानी एक सस्पेंस थ्रिलर में बदल जाती है। और तब जाकर उस हॉस्पिटल के सबसे गहरे और सबसे काले रहस्य पर से पर्दा उठता है। एक ऐसी ट्रैजिक बैकस्टोरी सामने आती है जो सच में दिल दहला देने वाली है। 8 साल पहले निधि नाम की एक विक्टिम, जिसके साथ बेहद दरिंदगी हुई थी, उसे इस मॉर्ग में लाया गया था। उसका चेहरा इस हद तक बिगड़ चुका था कि उसकी पहचान ही नहीं हो सकी, और बिना किसी अंतिम संस्कार के उसे उस चौथी खिड़की के नीचे लंबा समय तक ऐसे ही छोड़ दिया गया था। निधि की लाश आने के ठीक बाद जो कुछ हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। अगले ही दिन वहां की ऑन ड्यूटी डॉक्टर पूरी तरह से गायब हो गई। सोचो, सिर्फ एक खून से सनी चप्पल और एक बेल्ट उस खिड़की के नीचे से बरामद हुई थी। उस घटना ने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इतना डर पैदा कर दिया कि उन्होंने उस चौथी खिड़की को परमानेंटली और पूरी तरह से सील कर दिया। यह हकीकत दिखाती है कि इस सच को पिछले 8 साल से आखिर दबाकर क्यों रखा गया था। इस नैरेटिव को क्लाइमैक्स तक ले जाने के लिए एक स्ट्रक्चर तरीका अपनाया जाता है, जो बाबा महेश्वरनाथ द्वारा किए गए एक तांत्रिक रिचुअल के रूप में दिखाया गया है। इसके 4 स्टेप्स थे। पहला, राख और लाल चंदन से रेखाएं खींचना। दूसरा, प्रैक्टिकली सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा सेट करना। तीसरा, उस आत्मा को आमंत्रित करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप। और चौथा, आत्मा को शांति देने के लिए पवित्र भस्म ऑफर करना। इस एंटिटी से बात करने और एक सेफ कम्युनिकेशन चैनल बनाने का बस यही एक तरीका बचा था। रिचुअल शुरू होता है और टेंशन एक बार फिर अपनी पीक पर पहुंच जाती है। रात के ठीक 3 बज रहे हैं। अचानक शीशे पर जंजीरों के टकराने की भयानक आवाज होती है। पूरे कमरे में एक ठंडी, हड्डियों को जमा देने वाली हवा भर जाती है। पर सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आता है जब वहां लगा हुआ कैमरा पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। ये दिखाता है कि उस प्रेजेंस की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि आधुनिक टेक्नोलॉजी और विज्ञान दोनों उसके सामने घुटने टेक चुके थे। पर ठीक इस पॉइंट पर कहानी अपना टोन एकदम से बदल लेती है। अब सिर्फ डर महसूस नहीं होता, बल्कि एक बेहद गहरी पीड़ा सामने आती है। निधि की आत्मा बयान करती है, मैं अधूरी रह गई, किसी ने मेरी चिता नहीं जलाई। ये एक ऐसा पॉइंट है जो पूरी सिचुएशन का नजरिया बदल देता है। ये समझ आता है कि ये कोई ईविल स्पिरिट नहीं है, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जो डेस्परेटली अपनी आखिरी राइट्स, अपनी मुक्ति के लिए गुहार लगा रही है। ये डर के पीछे छिपे एक बहुत बड़े अन्याय को सामने लाता है। इस दर्द को सुनने और समझने के बाद डॉक्टर प्राची उसे न्याय दिलाने का एक बड़ा वादा करती हैं, और यहाँ पर साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत ही जबरदस्त मिलन होता है। डॉक्टर प्राची सिर्फ डर कर पीछे हटने के बजाय अपनी फॉरेंसिक और मेडिकल स्किल्स का इस्तेमाल करती हैं। वो डीएनए टेस्टिंग और हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाती हैं और कसम खाती हैं कि वो निधि के परिवार को ढूंढकर ही रहेंगी, ताकि उस भटकती आत्मा को वो मुक्ति मिल सके जिसकी वो सच में हकदार है। और आखिर में वो वक्त आता है लिबरेशन, यानी मुक्ति का। जब निधि के परिवार का पता चल जाता है तो उसकी पवित्र राख और अस्थियों को गंगा नदी में पूरे सम्मान के साथ विसर्जित किया जाता है। और जिसे देखकर सब डर जाते थे, वही मॉर्ग की चौथी खिड़की उसके बाद अपने आप चुपचाप बंद हो जाती है। उस हॉन्टेड स्पेस को फाइनली स्पिरिचुअल शांति मिलती है और सालों से चली आ रही एक भयानक रात का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे पास छूट जाता है एक बेहद गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल। क्या सच में आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक उन्हें पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता? ये सवाल कहानी की कोर थीम को सामने लाता है, द रेस्टलेस परसूट ऑफ क्लोजर। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ दर्द और इनजस्टिस मौत के बाद भी आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। और जैसा कि इस किस्से से साफ है, कभी-कभी उस सबसे बड़े डर के पीछे एक सबसे गहरी पीड़ा छुपी होती है। हर अनसुलझे रहस्य को सिर्फ डर से नहीं, बल्कि थोड़ी सी सहानुभूति से भी सुलझाया जा सकता है।